नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सुपर टेट के लिए टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि आपका है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। लास्ट क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके थे, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर हम बात कर रहे थे। मुख्यतः बालक के विकास को प्रभावित दोनों तरीके से होता है, एक आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर थे जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, उसमें आपने जाना था कि दो प्रकार के कारक होते हैं। एक होते हैं आपके वंशानुक्रम, जिसे हम जानते हैं अनुवांशिक कारक के नाम से भी, और दूसरा होता है आपका वातावरणीय कारक, यानी कि जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं। तो वंशानुक्रम में आपने जाना कि शारीरिक लक्षणों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर किस तरीके से प्रभाव पड़ते हैं, ये सारे के सारे अनुवांशिक कारक में आते हैं। वंशानुक्रम यानी कि जो इंटरनल चेंजेस होते हैं, उसके वजह से ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं, जो उसके माता पिता से या जो उसके परिवार से उसे बच्चे को प्राप्त होता है। और इसके अलावा स्टूडेंट, जो वातावरणीय कारक होते हैं यानी कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिकों पर बात की है कि कौन कौन से वातावरणीय कारक इसके अंतर्गत आते हैं। एक आता है आपका शारीरिक अंतर पर प्रभाव किस तरीके से होता है, एक होता है आपका मानसिक विकास पर किस तरीके से प्रभाव होता है, एक हमने कवर किया था कि प्रजाति की श्रेष्ठता पर कैसे प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर भी प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, और व्यक्तित्व पर भी प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके थे। बालक के विकास को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि आनुवांशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व क्या है आपकी स्टडी पर। मतलब एज अ टीचर आप इस टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक के दो ही मुख्य कारक होते हैं, क्योंकि बालक के विकास को दो कारक प्रभावित करते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो आंतरिक कौन करता है? आनुवांशिकता, ठीक है, और बाह्य रूप से कौन करता है? वातावरण। तो हम जो आनुवांशिकता और वातावरण पर इतनी डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको पढ़ने के लिए हमें क्यों दिया गया है, उसका महत्व क्या है, उसको समझना जरूरी है। तो इसके लिए आज की क्लास में हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए, और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर अप हो जाए, और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आनुवांशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक सभी प्रकार के विकासों पर आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर आप किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट चाहते हैं, डेवलपमेंट एक व्यापक शब्द होता है जिसके अंतर्गत सभी विकास आ जाते हैं। जैसे आपका शारीरिक विकास होता है, आप बच्चे का मानसिक विकास करना चाहते हैं, आप बच्चे का संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप बच्चे का सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ये सभी प्रकार के जो विकास है वो आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव इस पर पड़ता है। यानी कि अगर आप ये सारे विकास करना चाहते हैं तो उस पर एक तो आपकी हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है और एक एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के मिक्स अप से आप ये सभी विकास को कवर करते हैं। यानी कि अगर हम एक ही शब्द में बात करें तो अगर आपने बच्चे के आनुवांशिकता को ध्यान दिया और बच्चे को आपने उसके हिसाब से उचित वातावरण प्रदान कर दिया, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट निश्चित होना तय है। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी अपने स्वस्थ से है तो वो बच्चा जो है उसका डेवलपमेंट हो चुका है। उसका मेंटल डेवलपमेंट भी जरूरी है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी जरूरी है, उसका सामाजिक डेवलपमेंट भी जरूरी है फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ। और ये सारी चीजों को जब आप कवर करेंगे तो आपको उसकी आनुवांशिकता को भी जानना होगा और उसके वातावरण को भी जानना होगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रभाव उसके बाकी विकासों पर पड़ता है। तो इसीलिए आप इसको स्टडी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया द्वारा होता है। यानी कि बालक के संपूर्ण व्यवहार की जो सृष्टि है, यानी कि बालक का जो संपूर्ण व्यवहार जो डेवलप होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया द्वारा, यानी जब तक आपके वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ अंत्यक्रिया नहीं करेंगे, तब तक उस बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि नहीं होगी। यानी कि उसका जो संपूर्ण व्यवहार है वो विकसित नहीं होगा जब तक हम वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया को नहीं समझेंगे। मतलब इन दोनों का होना आवश्यक है।
है। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ वंशानुक्रम से मैं डेवलपमेंट कर सकता हूं तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और यदि आप सिर्फ वातावरण से भी डेवलपमेंट करने जाएंगे तो भी नहीं है, और दोनों का ही 50-50 चांस भी नहीं होता है। इसमें मैक्सिमम कोशिश जो है वो ये होनी चाहिए कि हम उस बच्चे के वातावरण को प्रभावित करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो वंशानुक्रम होता है स्टूडेंट्स, यानी कि हेरिडिटी है, ये बदलता नहीं, ये फिक्स होता है और इसको आप बदल नहीं सकते। ये आपके वश में नहीं है कि आप किसी भी बच्चे के हेरिडिटी को चेंज कर दे, क्योंकि जो बच्चा जिस तरीके से भी डेवलप हो चुका है, उसके माता पिता के अंदर जो भी सोच है वो उस बच्चे के अंदर समाहित हो चुका है। अब उसके वातावरण को आप जितना ज्यादा चेंज करेंगे, आप उस बच्चे का डेवलपमेंट तो कर सकते हैं उतना बेहतर, बट आप हेरिडिटी को बदल नहीं सकते। इसीलिए एज अ टीचर आपको हेरिडिटी को ज्यादा ध्यान रखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस बच्चे की हेरिडिटी क्या है, बायोग्राफी क्या है, ये क्या कर सकता है, इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, इस बात के लिए आप हेरिडिटी को जानते हैं। अदरवाइज आपका मेन फोकस वातावरण पर होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप बच्चे को वातावरण देंगे, आप उस बच्चे का डेवलपमेंट उतना ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पर वंशानुक्रम को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते और वातावरण को हम बिल्कुल टॉप पर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि इन दोनों का ही होना आवश्यक है। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक आप एक बालक का संपूर्ण व्यवहार डेवलप नहीं कर सकते, यानी कि उसके संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि नहीं कर सकते। इसीलिए पॉइंट बहुत जरूरी है कि बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण जिस भी ऑप्शन में होगा और बालक के डेवलपमेंट की बात होगी तो उसके लिए दोनों ही ऑप्शन वाला जो ऑप्शन होगा वही सही ऑप्शन माना जाएगा, वही सही होगा। ठीक, आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है। तो नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि बालक की रुचियां, प्रवृत्तियां तथा अभिवृत्ति आदि के विकास के लिए भी वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है। यानी कि जो बालक की रुचियां हैं, यानी कि जो उसका इंटरेस्ट है, उसकी जो प्रवृत्ति है, मतलब वो क्या कर सकता है, उसके अंदर की जो क्षमता है, और उसकी जो अभिवृत्ति है, यानी कि उसका जो दृष्टिकोण है बालक का, आदि के विकास के लिए भी वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है। यानी कि बालक का इंटरेस्ट आप डेवलप कर सकते हैं, बालक की कार्य क्षमता को आप जान सकते हैं, उसका दृष्टिकोण समझ सकते हैं, और ये सारी चीजों के लिए आप वातावरण को जिम्मेदार ठहराते हैं। क्योंकि अगर बालक को आपने वातावरण के थ्रू उसके अंदर इंटरेस्ट जगा दिया, आपने बालक के वातावरण के माध्यम से बालक की जो क्षमता है उसको एक्सप्रेस कर दिया, आपने बालक के दृष्टिकोण को वातावरण से रिलेट करके आपने समझाया कि आपको इस तरीके की गतिविधियां करना चाहिए, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट निश्चित है। इसके लिए बालक की रुचियां, उसकी प्रवृत्तियां एवं उसकी अभिवृत्ति आदि के विकास के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो वातावरण है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जो रुचियां हैं ये आपके हेरिडिटी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। प्रवृत्ति यानी कि जो उसकी क्षमता है वो क्या है, वो उसकी हेरिडिटी पर डिपेंड नहीं करता, और ना ही उसका दृष्टिकोण उसकी हेरिडिटी पर डिपेंड करता। जिस बच्चे का जन्म हो चुका है, उसे जो मिलना था वो तो प्राप्त हो चुका है। अब उसकी इंटरेस्ट को आप वातावरण को देखकर डेवलप कर सकते हैं, उसके अंदर की क्षमता को आप पहचान सकते हैं, वातावरण को देखकर उसे समझा सकते हैं, और उसके दृष्टिकोण को भी आप वातावरण को देखकर बदल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है उसके वातावरण पर डिपेंड है। आई होप आप पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है और वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। देखिए कितनी अच्छी बातें की गई यहाँ पर कि वंशानुक्रम से व्यक्ति के शरीर का आकार एवं प्रकार प्राप्त करता है और वातावरण शरीर को पुष्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि उसे जो हेरिडिटी से मिला है वो क्या मिला है, उसके शरीर का आकार उसे प्राप्त हुआ है, या शरीर के जो प्रकार है उसके बाप दादा जो भी है उसके रिलेटिव्स में उस वंश से जो भी उसको प्राप्त हुआ है वो एक तरीके का आकार मिला है। बट यदि उसको वातावरण आप अच्छा देते हैं तो उसको आप पुष्ट कर सकते हैं। अगर आप उसे स्वच्छ वातावरण में रखते हैं तो वो बच्चा जो है डेफिनेटली स्वस्थ होगा, उसका ग्रोथ बहुत अच्छे से हो पाएगा, उसकी मानसिक शक्ति मजबूत होगी। और अगर आपने उसे किसी गलत एनवायरनमेंट में रख दिया,
जहां पर सिस्टम बहुत खराब होता है, माहौल बहुत खराब है, लड़ाई झगड़े वाले माहौल है, तो उस बच्चे को आप कितना भी अच्छे आकार प्रकार प्रदान कीजिए, उसका माइंड सेटअप खराब हो जाएगा। वो भी बच्चा उसी गतिविधियों को सीखेगा जो वो गलत वातावरण से सीखता रहा। आप शब्दों का प्रयोग करेगा, गाली गलौज करेगा, आसपास लड़ाई झगड़े होंगे तो वो भी ज्यादातर लड़ाई झगड़ों में शामिल होगा, तो कहीं ना कहीं उसका शरीर जो है लड़ाई झगड़े के हिसाब से पुष्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए जो आपके टेररिस्ट होते हैं यानी आतंकवादी होते हैं, उनको वातावरण जैसा मिलता है, शरीर का आकार और प्रकार तो उन्हें जो वंश से मिला है वो मिला है, बट उनको वातावरण ऐसा दिया जाता है कि वो भी आने वाले समय में क्या करते हैं, अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी नष्ट करते हैं, क्योंकि उनका वातावरण ही ऐसा है आतंकवादी का। तो इसी वजह से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखने पड़ेंगे। इसलिए बालक को समझने के लिए इन दोनों कारकों को समझना आवश्यक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड है समझना, जय, ठीक। तो वंशानुक्रम से व्यक्ति के शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है और वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। इसीलिए बालक को समझने के लिए इन दोनों कारकों को समझना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। आप जो वंशानुक्रम को जो पढ़ रहे हैं और जो वातावरण को पढ़ रहे हैं, इन दोनों कारकों को पढ़ने का रीजन क्या है कि आप उसकी जो भी गतिविधियां बालक को समझने के लिए आपको जो चाहिए वो आपको वंशानुक्रम और वातावरण को पढ़ने के बाद पता चल पाएगा कि बच्चे के विकास के लिए कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है और कौन कम जिम्मेदार है, और किन की हेल्प से किनका होना आवश्यक है जिससे उस बच्चे का आप डेवलपमेंट कर पाए। इसलिए आप हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को इतने डिटेल में आपको पढ़ना होता है। देखिए हेरिडिटी आप बदल नहीं सकते, जो आपको मिला है बच्चे को वो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, बट आप एनवायरनमेंट को चेंज करके उस बच्चे का सही डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आपका रोल होता है, क्योंकि आप एज अ टीचर हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे का डेवलपमेंट करना। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। आनुवांशिकी एवं वातावरण के बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है। देखिए आनुवांशिकी यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वातावरण के बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के ज्ञान से, यानी कि जब आप आनुवांशिकी और वातावरण का बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे, तो उसी हिसाब से शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है। उसी हिसाब से जो शिक्षक है वो विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है। देखिए आप जो इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, या आपने लास्ट क्लासेस में जो मैंने आपको बताया कि बालक के विकास को सिर्फ दो ही कारक प्रभावित करते हैं, क्योंकि बालक के विकास के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों कारक जिम्मेदार होते हैं। आंतरिक कारक में आपका आनुवांशिक कारक आता है और बाह्य कारक में आपका वातावरणीय कारक आते हैं। तो आपने जो आनुवांशिक कारक और वातावरणीय कारक में कौन कौन से पॉइंट ऐसे होते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, इसीलिए मैंने आपको इतनी डिटेल में बताया, क्योंकि इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। जब आपको आनुवांशिकी और वातावरण का ज्ञान होगा तभी आप उसी हिसाब से एज अ टीचर आप विद्यालय के वातावरण को बच्चे के लिए उपयुक्त बना पाएंगे। जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, आपको सब्जेक्ट वाइज नॉलेज हो सकता है, बेशक बहुत ज्यादा हो सकता है, बट जब तक आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप उन बच्चों के लिए सही वातावरण निर्मित नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप अच्छा वातावरण निर्मित नहीं कर पाएंगे, जिस वातावरण में बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आ जाए, जिस वातावरण में बच्चों को अपनी क्षमताओं का पता चल जाए, जिस वातावरण में बच्चों को अपना दृष्टिकोण मिल जाए, तब तक आप उन बच्चों का उचित डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए सारे पॉइंट्स आपको पढ़ना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आनुवांशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व क्या होता है। तो इन सारे पॉइंट्सों के माध्यम से आपने जाना कि किस तरीके से बच्चों के लिए आपको आनुवांशिकता एवं वातावरण का अध्ययन करना होता है और इसका आपकी शिक्षा में क्या महत्व है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स इन्हीं पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो एग्जाम्स में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑप्शन होंगे आपके पास, और जो ऑप्शन बालक का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा करेगा वही ऑप्शन उस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। इसलिए आप इन बातों को और इन पॉइंटों को जरूर ध्यान रखें ताकि आप सही तरीके से मार्क कर पाए अपने प्रश्नों को। और इसी तरीके से जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि किस तरीके के कंटेंट आपको पढ़ने होते हैं और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आप सही तरीके से क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए। आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है इस टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए कि बाल
बाल विकास को प्रभावित करने वाले अन्य बाह्य कारक। देखिए आपने जाना कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले दो कारकों के बारे में, एक होता है आपका आनुवांशिक कारक यानी वंशानुक्रम कारक और दूसरा होता है आपका वातावरणीय कारक। अब आनुवांशिक कारक में कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, और जो आपके वातावरणीय कारक है उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अदर भी कुछ एक्स्ट्रा कारक भी होते हैं, कुछ बाह्य कारक भी होते हैं अन्य, जिनको आपको जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि अन्य बाह्य कारक कौन कौन से हैं। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि गर्भ अवस्था के दौरान माता के स्वास्थ्य एवं परिवेश का बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है कि उसके हेरिडिटी से ही जो उसे प्राप्त हुआ है वही उसके लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जब कोई माँ गर्भ धारण करती है और उसके 9 महीने 10 दिन के बाद उसके बच्चे का जन्म होता है, तो इस दौरान भी इंसान को अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, या माता को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, पूरे परिवार को उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जिस तरीके से आप उनका ध्यान उस समय रखेंगे उसी तरीके से बालक का जन्म होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए जो सनातन धर्म है और जो बाकी जो भी धर्म है, इन धर्मों में इसीलिए कहा जाता है, जैसे कि सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो जब माँ गर्भ अवस्था में होती है तो जो स्त्रियां होती है उनको रामायण को देखने को कहा जाता है या रामायण को सुनने के लिए बताया जाता है, ताकि आप रामायण जब देखें तो आपके अंदर सद्बुद्धि, अच्छे अच्छे विचार आपके अंदर आए, और जिस तरीके के विचार आपके अंदर होंगे उसी तरीके के आपके बालक के अंदर भी विचार उत्पन्न होंगे, और उस बच्चे का जो जन्म होगा वो उसी अनुरूप होगा। और इसी तरीके से अगर आप दूसरे धर्म से, जैसे कि मुस्लिम धर्म से अगर बिलोंग करते हैं, तो मुस्लिम धर्म में भी यही होता है कि आपको जो है कुरान पढ़ने होते हैं, कुरान के जो अच्छे अच्छे आयत होते हैं उनका अध्ययन करना होता है। जिस तरीके से आप उनको अध्ययन करते हैं, जिस तरीके से आप सुनते हैं, आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, तो आपके बालक के अंदर भी उसी प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, और इसीलिए उस बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाता है। तो इसीलिए जानना जरूरी है कि गर्भ अवस्था के दौरान माता के स्वास्थ्य एवं परिवेश। देखिए स्वास्थ्य, आपको एक तो माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। यदि माँ बीमार होगी तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी बीमार हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी बहुत सारी कमजोरियां और बहुत सारी बीमारी उसके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी तो उस माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। और जैसा परिवेश आप उस समय महिला को देंगे, या जिस तरीके का परिवेश आपके घर का होगा उसी अनुरूप आपके बच्चे का भी जन्म होगा। तो गर्भ अवस्था के दौरान माता के स्वास्थ्य एवं परिवेश का बच्चों के मानसिक, यानी कि उस बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर माँ का स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो उसके बालक का भी स्वास्थ्य सही नहीं हो पाएगा, और यदि परिवेश अच्छा नहीं होगा तो माँ जो है मानसिक रूप से संतुलित नहीं होंगी, खुश नहीं होंगी, तो उसका बच्चा जो है वो भी नाखुश होगा, और इसी तरीके से उस बच्चे पर भी मेंटल डेवलपमेंट का इफेक्ट आपको देखने को मिल पाएगा। इसलिए पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो अन्य बाह्य कारक है ये आपको जानना जरूरी है। इसलिए आप ध्यान रखें कि गर्भ अवस्था के दौरान माता के स्वास्थ्य एवं परिवेश का बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो जीवन है, आपको पता है कि इंसान का जो जीवन होता है वो संघर्षी जीवन होता है। एरिक एरिक्सन ने भी आपको समझा और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जीवन की घटनाओं का, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकती है, या कोई एक ऐसी घटना हो सकती है जो सीधा सीधा आपके जीवन पर उसका इफेक्ट पड़ता है। या तो आप बहुत अच्छा कर जाते हैं या फिर आप बिल्कुल विफल हो जाते हैं। कुछ ना कुछ रीजन होता ही है स्टूडेंट्स कि जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेटेड भी रहिए, क्योंकि हो सकता है कि लाइफ के दौरान आपके सामने ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिले, या आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो जाए जिससे आप बिल्कुल टूट जाए, आप अपना डेवलपमेंट जो है वहीं पर रोक दे। तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन से आपको रास्ता मिलते हैं और आप उस रास्ते पर चलकर आगे जाकर आपको जो आपका लक्ष्य है उसे आप अचीव कर सकते हैं और करते भी हैं। इसीलिए वो थॉट्स आप जानते हैं कि डर के आगे जीत है, बिल्कुल राइट है। इसलिए जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और इसको भी आपको समझना चाहिए। हो सकता है कि कोई बच्चा कोई घटना उसके जीवन में घटित हुई है जिससे उसका जो है अधिगम अशक्तता वाली
उसके अंदर क्वालिटी उत्पन्न हुई है, जिस कारण से उस बच्चे का जो अधिगम है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसी में कि बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। देखिए, बालक की जैसी सामाजिक स्थिति आप देंगे, बालक की आर्थिक स्थिति जैसी होगी, उस बच्चे का डेवलपमेंट भी उसी अनुरूप होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आपका बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना है, आपकी सामाजिक सोशल डेवलपमेंट आपका काफी हो चुका है, आपके बहुत सारे जानने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर लोगों से आपका मिलना जुलना है, तो इसका मतलब आपके साथ जो लोग मिलते जुलते हैं वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन पर हैं। तो जब वो आपके साथ आपके घर पर मिलने आएंगे या आप उनसे कहीं मिलने जाएंगे, तो आपका बालक उनको देखकर वो भी लाइफ में आगे बढ़ेगा, ठीक है। और इसका सीधा सीधा इफेक्ट, क्योंकि वो बचपन से अच्छे अच्छे लोगों से देख रहा है कि उसके पेरेंट्स जो है वो अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बहुत बड़े बड़े IAS PCS हैं, तो वो बच्चा बचपन से उस चीज़ों को देखेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएंगे ऐसी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने की, और उस बच्चे का डेवलपमेंट भी उसी अनुरूप होगा। और आर्थिक स्थिति आपकी जैसी होगी वे उसी हिसाब से आपके मिलने वाले होंगे, और आपके मिलने वाले को जब आपके बच्चे देखेंगे, आप उनके पास मिलने जाए या वो आपके पास मिलने आए, तो बालक जब आपको देखेंगे या आपके घर पर जब वो मिलने आएंगे, तो आपके बच्चे जो देखेंगे तो उस बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए आपने देखा कि बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस आज की डेट में क्या करते हैं, बड़े बड़े ओकेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें जो अच्छा करते हैं, जो लोग रोल मॉडल, एज अ रोल मॉडल उन्हें इनवाइट करते हैं और उनसे भी मोटिवेटेड कराते हैं, ताकि ऐसे करने से क्या होता है कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, और हो सकता है कि वो बच्चा उनसे भी आगे निकल जाए या उनकी तरह बन पाए। तो कहीं ना कहीं हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है कि बच्चों का डेवलपमेंट करना। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसी में लास्ट पॉइंट आपके लिए है प्रदूषण, भौतिक सुविधाओं की कमी। देखिए, प्रदूषण यानी पोल्यूशन और भौतिक सुविधाओं की कमी आदि का बच्चों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि जैसा प्रदूषण होगा आपके आसपास का, वैसा ही उस बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा, और जैसे आप बच्चे को भौतिक सुविधाएं देंगे उस या भौतिक सुविधाओं की कमी होगी उस बच्चे को, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव। देखिए, भौतिक सुविधाएं जितनी ज्यादा आप देंगे बच्चों को, तो बच्चे भी उसी तरीके के वातावरण में एडजस्ट होंगे और उसका प्रतिकूल प्रभाव उन पर पड़ेगा, और जितनी ज्यादा भौतिक सुविधाओं की कमी होगी उस बच्चे का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चा पढ़ता है और जो प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चा पढ़ता है, उसमें क्या होता है कि जो बच्चा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है उसे हर तरीके की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट होना स्वाभाविक है। और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ होता है उसमें भौतिक संसाधनों की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। हालांकि इस समय सरकार जो है इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रही है, बट उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाती जितना आप प्राइवेट स्कूलों में उन पर देते हैं। तो जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, भौतिक संसाधनों की कमी की वजह से उस बच्चे के डेवलपमेंट पर भी उसी तरीके का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। और इसी तरीके से आपका विद्यालय भी ऐसे माहौल पर होना चाहिए, ऐसी जगह पर व्यवस्थित होनी चाहिए जहां पर प्रदूषण ना हो। आप स्वच्छ वातावरण में बच्चों को डेवलपमेंट करें ताकि वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे और उनका बाकी भी डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि मैं आपसे क्या बताना चाह रहा था कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो आप जानते हैं, मेनली दो कारक होते हैं, एक आनुवंशिक कारक और एक होता है आपका वातावरणीय कारक। इसके अलावा अन्य बाह्य कारक भी होते हैं, और उन बाह्य कारकों के बारे में हमने इन पॉइंटों के माध्यम से समझ लिया है कि किस तरीके से बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है आपसे। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। देखिए, बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत यानी कि जो आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ मुख्य नियम है, यानी कि सिद्धांत जिनको हम क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ मुख्य नियम है, तो इन मुख्य नियमों को आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब आप इन मुख्य नियमों को जानेंगे तभी इनका एप्लीकेशन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आपने यदि यूपीटेट या सीटेट क्वालिफाई किया है तो आपको पता होगा, या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको बाल विकास से रिलेटेड बाल विकास के बहुत सारे सिद्धांत कराए हैं, और उन सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको बताया कि बालक के विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है अपनी टीचिंग मेथड के दौरान। तो उन पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बाल विकास के कुछ सिद्धांत भी होते हैं,
ठीक है, तो इनको डिटेल में जानना भी चाहिए। हालांकि इनको डिटेल में मैंने यूपी टेट के दौरान जब मैंने आपको बाल विकास के सिद्धांत कवर कराए थे तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बात की है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अच्छे से इसको कवर कर ले, ताकि आपके जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये जो बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत है, इन नियमों को जब आप जानेंगे तब आप उस बच्चे के लिए अच्छे वातावरण का निर्माण कर पाएंगे और उसका भी इफेक्ट आपको देखने को मिल पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको जानना है। तो चलिए जानते हैं कि बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन से होते हैं। तो बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत में सबसे पहले होता है स्टूडेंट्स निरंतरता का सिद्धांत। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बाल विकास कैसी प्रक्रिया है। तो बाल विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जहां पर आपको निरंतर बढ़ मिल जाए वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है निरंतरता का सिद्धांत? तो मैं आपको बता दूं कि जो बालक का विकास होता है, जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है या गर्भधारण में ही आप बात कर लीजिए, तो उसका विकास तो गर्भधारण में ही स्टार्ट हो जाता है और जब तक वो बच्चा इस दुनिया में रहता है, बुढ़ापे तक भी, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक उसका कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। वो अलग बात है कि आप उसके विकास को, यदि आपके अंदर क्षमता है, आपने इतनी स्टडी की है, आपकी मानसिक स्थिति इतनी बैलेंस है कि आप उसके विकास को नोटिस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कुछ हद तक आप देख सकते हैं कि किस तरीके के उससे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब किसी भी बच्चे का जो जन्म होता है या गर्भधारण से ही उसका विकास प्रारंभ होता है और जब तक वो इस संसार में जीवित रहता है तब तक उसके जो विकास है वो निरंतर चलती रहती है। वो अलग बात है कि वो जिस फील्ड में भी होता है उसमें उसका अपना डेवलपमेंट वो डेली कुछ ना कुछ नया करता है, कुछ ना कुछ नया सीखता है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो उस चीज को आप समझ सकते हैं कि वो आज उस बच्चे ने या आज मैंने खुद क्या सीखा है, कितना जाना है, कौन सी नई चीज आज मैंने सीखी। अगर आपके अंदर आप नोटिस करेंगे, आपके अंदर क्षमता है नोटिस करने की, तो आप बता सकते हैं कि आपने आज कुछ नया जरूर किया होगा, कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा। इसका मतलब सीखने का मतलब आपका डेवलपमेंट कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। तो इसी से सेंस निकलता है कि जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है या फिर जैसे ही कोई माँ गर्भ धारण करती है तो उसके बच्चे का विकास निरंतर चलना प्रारंभ होता है और जब तक वो इस संसार में जीवित रहता है तब तक उसका विकास चलता ही रहता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसीलिए बताया जाता है कि बाल विकास में एक प्रमुख सिद्धांत होता है जिसे हम जानते हैं निरंतरता के सिद्धांत के नाम से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। लास्ट टॉपिक आप इसी पर डिस्कशन कर चुके हैं, व्यक्तिक भिन्नता। तो व्यक्तिक भिन्नता का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस लॉ। इसका मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति, अगर हम कोई भी दो व्यक्तियों को उठा ले रेंडमली, चाहे वो जुड़वा बच्चे तक भी उठा ले, तो उनमें भी आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आपने व्यक्तिक विभिन्नता को इतने डिटेल में, इस टॉपिक को आपको सिलेबस में क्यों दिया गया है, तो इसके पीछे का कारण ये है कि आपकी कक्षा में जो 20 या 25 या 30 बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं उनमें हर एक बच्चे की लर्निंग एबिलिटी अलग अलग है, सीखने की क्षमता अलग अलग है। तो कभी आप ये ना सोचे कि मैंने तो इसे अच्छे से पढ़ा दिया, मेरी कक्षा में 5 बच्चों को तो बहुत अच्छे से आता है बट बाकी 25 बच्चे को नहीं आता है। देखिए मैं आपको बता दूं, हर एक बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग है। तो आपको धैर्य रखना होगा और आपको धैर्य रखकर उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को जानना होगा, उनका सही तरीके से उपचार करना होगा और तभी वो बच्चे अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे और जब आप उन्हें अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे तब आपको परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। इसीलिए व्यक्तिक विभिन्नता टॉपिक को आपके सिलेबस में रखा जाता है, चाहे आप यूपी टेट कर रहे हैं, सी टेट कर रहे हैं या फिर सुपर टेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब यह है कि कोई भी दो व्यक्ति आपस में कहीं ना कहीं डिफरेंट होते ही हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी साइकोलॉजिस्टों ने या फिर आप चिकित्सा के क्षेत्र में बात करेंगे तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, चेकआउट किया और उसके बाद आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जुड़वा बच्चों में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो जो अलग अलग जीन से जो अन्य माता पिताओं के बच्चे होते हैं और आपकी कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो सभी अलग अलग माँ बाप के बच्चे होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न प्रजाति से, भिन्न भिन्न जाति से, भिन्न भिन्न समुदाय से बच्चे आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। तो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना स्वाभाविक है। तो जब उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे तो उनकी सीखने की क्षमता भी अलग होगी और इस बात को जब आप जानेंगे तभी आप चीज़ों को समझेंगे और बच्चों को भी समझ पाएंगे और उनको भी समझा पाएंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स परस्पर संबंध का सिद्धांत का मतलब होता है जो रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप बच्चे का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा स्वस्थ होगा तभी उसका मन स्वस्थ होगा, और जब उसका मन स्वस्थ होगा और आप उसे बताएंगे कोई चीज तो वो समझने की कोशिश करेगा। अगर वो स्वस्थ नहीं होगा तो उसका मन अशांत रहेगा, तो आपकी बातों को भी नहीं समझेगा। तो इसीलिए उसका सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट देखना होता है, उसके बाद उसका मेंटल डेवलपमेंट करना होता है, और जब मन स्वस्थ होगा तो उसका इमोशन यानी कि संवेगात्मक विकास भी हो पाएगा, और जब उसका संवेगात्मक विकास होगा तो उसका सोशल डेवलपमेंट, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में होगा, और जब सोशल डेवलपमेंट होगा तब उसका मोरल डेवलपमेंट भी होगा यानी नैतिक विकास भी होगा, और जब उसका नैतिक विकास होगा तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगा यानी भाषाई विकास भी होगा। तो ये सारे विकास एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी सही नहीं होगा, उसका एनवायरमेंटल यानी इमोशनल डेवलपमेंट भी सही नहीं हो पाएगा, उसका सोशल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, उसका मोरल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, और उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो ये जो विकास है यानी कि जो विकास के क्षेत्र है, पक्ष है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो एक दूसरे में इनमें परस्पर संबंध होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो बाल विकास में परस्पर संबंध का सिद्धांत यानी विकास में परस्पर संबंध होते हैं, और इस चीज को भी आपको जानना चाहिए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट सिद्धांत को देखते हैं। तो नेक्स्ट सिद्धांत है आपके लिए विकास का एकीकरण का सिद्धांत। देखिए एकीकरण का सिद्धांत का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन लॉ, यानी इंटीग्रेशन लॉ का मतलब यह है कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी कि सबसे पहले बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल डेवलपमेंट होता है, यानी कि छोटी छोटी चीजें, सामान्य चीजें वो सीखता है, और फिर धीरे धीरे वो विशिष्ट चीजों को सीखता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने किसी बच्चे को लिख दिया कि SAW सा, तो क्या वो बच्चा इस चीज को पढ़ सकता है अगर वो कभी जीवन में स्कूल नहीं गया हो या कभी भी उसने पढ़ाई नहीं की हो, और उसने पहली दफे में आपने उसको लिख दिया SAW पढ़िए, तो क्या वो पढ़ सकता? उसके लिए S भी न्यू है, उसके लिए A भी न्यू है, और उसके लिए W भी न्यू है। पहली बात तो इसके शब्द भी अलग है, नए हैं उस बच्चे के लिए, और जो आपने लिखा वो भी सब कुछ उस बच्चे के लिए न्यू है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये जो शब्द है, जो वर्ड आपने उसके सामने लिखे हैं, इन सारी चीजों को वो तभी सीखेगा जब वो अल्फाबेट्स को ठीक तरीके से सीख कर आएगा। अल्फाबेट्स मतलब जो अल्फाबेट्स में आपके 26 लेटर होते हैं, इसीलिए छोटे बच्चे सबसे पहले A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, इस तरीके से अल्फाबेट को पढ़ता है, और फिर धीरे 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 वो अल्फाबेट को सीखता है, फिर वो एक एक अक्षरों को सीखता है, उसको नाम से भी और उसे साउंड से परिचित होता है, और उसके बाद फिर वो छोटे छोटे शब्दों को सीखता है, और फिर शब्दों के बाद सेंटेंसेस को सीखता है। तो कहने का मतलब उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और बताइए कि जो ये एकीकरण है, ये एकीकरण तभी होगा जब आप छोटी छोटी जनरल चीजों को जब आप जानेंगे, उसके बाद आप स्पेसिफिक चीजों को जान सकते हैं। आप पहली दफे में स्पेसिफिक चीजों को नहीं जान सकते, और ये किसी भी कंट्री में आप कह लीजिए, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, किसी भी कंट्री में बात कीजिए, सबसे पहले जो वहां के बच्चे भी होते होंगे तो सबसे पहले वो सामान्य चीजों को सीखता है, और उसके बाद वो स्पेसिफिक चीजें यानी विशिष्ट चीजों को सीखता है। तो कहीं ना कहीं ये सब आपस में क्या है, एकीकृत है, यानी इंटीग्रेटेड है, एक साथ है। तो इसीलिए बताया जाता है कि बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत में एक सिद्धांत आप पढ़ते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सिद्धांत आपके लिए क्या है। तो नेक्स्ट सिद्धांत स्टूडेंट्स विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। देखिए विकास क्रम, जो आपका डेवलपमेंट का जो क्रम है, नहीं जो सीक्वेंस है, उसकी एक रूपता का सिद्धांत। यानी एक रूपता का मतलब हुआ कि जो विकास का क्रम है वो एक ही रूप में होता है, उसके अलग अलग रूप नहीं होते, मतलब हर जगह सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है स्टूडेंट्स, कि चाहे आप इंडिया में ले लीजिए या फिर बाहर किसी देश को ले लीजिए, विकास जो होगा वो एक क्रम में होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट पहले जन्म के तुरंत बाद होगा और उसके बाद उसका शारीरिक डेवलपमेंट होगा। और ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका या चाइना के बच्चे होते हैं उनका सबसे पहले मेंटल डेवलपमेंट होता है शैशवावस्था में, और उसके बाद उनका किशोरावस्था में जाके फिजिकल डेवलपमेंट होता है। विकास क्रम जो है, डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है, वो एक ही क्रम में होगा। और किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि विकास का जो क्रम है वो
सब एक ही जैसे होते हैं, वो एक के बाद दूसरी चीजों को सीखता है और उसके बाद फिर आगे की चीजों को सीखता है। तो विकास क्रम की एक रूपता का यही सेंस है कि विकास हमेशा एक ही रूप में होता है। चाहे आप किसी भी बच्चे को ले लीजिए, रैंडमली किसी भी बच्चे, किसी भी कंट्री के भी बच्चे ले लीजिए, विकास क्रम एक ही रूप में आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, विकास सामान्य से विशेष की ओर का गमन का सिद्धांत। देखिए सेम वर्ड है, एकीकरण से रिलेटेड। विकास सामान्य से विशेष की ओर गमन का सिद्धांत, यानी विकास सामान्य से विशेष की ओर जाता है, यानी जाता वो आपको दिखता है। पहले चीजें जो है बच्चे सामान्य चीजों को सीखता है और उसके बाद वो विशेष चीजों को सीखने की कोशिश करता है या सीखता है। तो विकास सामान्य से विशेष की ओर गमन का सिद्धांत भी आप जानते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत स्टूडेंट्स, विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विकास की दिशा का सिद्धांत, क्योंकि ये 2 टाइप्स में होते हैं। देखिए जो विकास की दिशा का सिद्धांत है ये 2 प्रकार से है। एक होता है आपका मस्तका, एक है स्टूडेंट मस्तका धोमुखी सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल, ठीक। और जो दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है केंद्र से बाहर, ठीक। तो देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत यानी कि जो डेवलपमेंट होता है उसकी एक दिशा होती है प्रॉपर, यानी कि उसका एक डायरेक्शन होता है। इसीलिए हम इसको जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट लॉ, यानी विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास एक दिशा में होता है, एक निश्चित दिशा में होता है। इसका मतलब ये है कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विकास की दिशा के सिद्धांत में 2 प्रकार के विकास की दिशाएं होती है। एक होता है आपके मस्तकाधोमुखी और दूसरा होता है आपके केंद्र से बाहर। यानी कि अगर हम विकास की दिशा में फिजिकली बात करें तो मस्तकाधोमुखी और दूसरा होता है केंद्र से बाहर। जैसे कि आप शब्दों से ही समझ रहे हैं कि मस्तकाधोमुखी का मतलब होता है स्टूडेंट्स सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जब कोई बच्चा गर्भ में होता है तो उसके सबसे पहले सिर का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद उसके पैर का डेवलपमेंट होता है, यानी कि सिर से पैर की ओर विकास उसका प्रारंभ होता है। और दूसरा होता है उसके केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र से बाहर का मतलब होता है कि उसकी बॉडी का जो मेन सेंटर होता है, जो उसका स्टमक होता है यानी पेट होता है, वो केंद्र वाला सेंटर होता है। तो सेंटर से बाकी बाहर का जो विकास है उसका, वो उस तरीके से होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर जो विकास की दिशा का सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि विकास की दिशा के सिद्धांत में आपको फिजिकली 2 दिशा के सिद्धांत ध्यान रखने पड़ते हैं। एक होता है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, जिसे हम मस्तिष्क से पैर की ओर की बात करते हैं, यानी कि सिर से पैर की ओर का सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल अनुक्रम, जिसे हम बोलते हैं केंद्र से बाहर की ओर। यानी कि बच्चे का सबसे पहले पेट का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद उसके बॉडी के अन्य पार्ट्स का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। इसीलिए विकास की दिशा की दूसरी सिद्धांत है। दोनों ही सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं और ओवरऑल इसको हम कहते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट लास्ट आपके जो सिद्धांत है वो क्या है। लास्ट सिद्धांत है वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। देखिए किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए आपको उसके वंशानुक्रम के बारे में जानना होगा और आपको उसको वातावरण अच्छा प्रोवाइड करना होगा। जब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे और अंतःक्रिया करेंगे तो उसके संयुक्त परिणाम, आपको रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स ये सारे थे बाल विकास के सिद्धांत से रिलेटेड, जिनको आपने डिटेल में जाना कि किस तरीके से बालक के विकास के सिद्धांत होते हैं, किस तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट होता है। जैसे आपने जाना निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर गमन का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत और वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। स्टूडेंट्स ये सिद्धांत इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको जानना जरूरी है। ये आपके सीधे सीधे यूपी टेट एंड सी टेट में भी सिद्धांत से पूछे जाते हैं और ये टॉपिक स्पेशली आप यूपी टेट और सी टेट में पढ़ते हैं, बट इसको भी आपको बाल विकास
विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विकास के सिद्धांत भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जब एज अ टीचर आपको ये सारे नियम सिद्धांत पता होंगे बच्चे के विकास से रिलेटेड, तभी आप इनका इम्प्लीमेंट अपनी कक्षा में करेंगे, और जब आप इनका इम्प्लीमेंट अपनी कक्षा में करेंगे तो उस कक्षा के जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट होना स्वाभाविक ही होगा और आप एक आदर्श टीचर कहलाएंगे। तो इसीलिए आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने होंगे कि बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टॉपिक में लास्ट पॉइंट है आपके लिए कि बाल विकास में बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व। देखिए स्टूडेंट, जो आप बाल विकास पढ़ते हैं जिसे हम CDP बोलते हैं और बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं, तो बाल विकास में बाल मनोविज्ञान यानी कि जो बच्चे के डेवलपमेंट में जो आप CDP सेक्शन यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसके पीछे इसकी उपयोगिता क्या है, इसके यूजेस क्या है और इसका महत्व क्या है, आपको इस टॉपिक को पढ़ना ही क्यों चाहिए, और बालक के विकास से रिलेटेड आप टॉपिक पढ़कर क्या करेंगे, क्या आप अपना डेवलपमेंट करेंगे या अपने बच्चों का डेवलपमेंट करेंगे। तो इसीलिए बाल विकास में बाल मनोविज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत आप इतने सारे विषयों को पढ़ते हैं, तो इन इतने सारे टॉपिक्स को आप CDP के अंतर्गत यानी बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत जो इतने सारे टॉपिक पढ़ते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड 30 मार्क्स के लिए, तो ये सारे टॉपिक पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है, इसका यूज कहां पर होगा आपके लिए और इसका महत्व क्या है, इसको जानना भी जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। देखिए, जो आप बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के दौरान जब आप बालकों के स्वभाव के बारे में, उनके विकास के बारे में समझते हैं, तो उसे समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। यानी कि जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाते हैं, तब आप उनका सही तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से शिक्षित कर सकते हैं। तो ये सारी शिक्षित करने की जो प्रक्रिया वो ईजी होने के लिए आपको सबसे पहले साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ना होता है। और ये आप कब पढ़ते हैं, जब आप B.Ed या फिर BTC करते हैं, तो उस दौरान आप चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ते हैं और उसमें बालकों के स्वभाव और उनके विकास से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनको आप स्टडी करते हैं, ताकि आप अपने टीचिंग मेथड्स को ईजी बना सके। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। देखिए, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है स्टूडेंट जिसको आप पढ़ रहे हैं, ये बालकों के जो व्यक्तित्व विकास है यानी कि जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है, इसको समझने में भी आपको हेल्प करती है। मतलब किस बच्चे का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, बच्चा अंतर्मुखी स्वभाव का है या बहिर्मुखी स्वभाव का है या फिर उभयमुखी भी है, तो ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। या कोई बच्चा अंतर्मुखी है तो उसको बहिर्मुखी भी होना चाहिए, ताकि वो जो है आप अपने आने वाले जीवन में कुछ अच्छा कर पाए, उसका सही डेवलपमेंट हो पाए। या जो बच्चे बहिर्मुखी है उनको थोड़ा बहुत अपने व्यवहार को चेंज करना चाहिए और वो जो है हर तरीके से अपना डेवलपमेंट कर पाए। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप इसीलिए बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या कहता है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार एवं उसके कारणों के बारे में बताता है। देखिए, बाल मनोविज्ञान जो चाइल्ड साइकोलॉजी है ना, वो बालकों के व्यवहार एवं उसके कारणों के बारे में आपको बताता है और बालकों की आदतों एवं व्यवहार को सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, जो आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें आप मोस्टली जो है बालकों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं और कौन कौन से कारण होते हैं जो उनके व्यवहार को आपको चेंज करने चाहिए, कौन कौन से कारण उनसे हटाने चाहिए और कौन कौन से कारण उनके समक्ष रखने चाहिए। जैसे कि आपने अभी देखा, हम लास्ट क्लासेस में डिस्कशन कर रहे थे कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आपके कुछ वातावरणीय कारक होते हैं, कुछ आनुवंशिक कारक होते हैं। वातावरणीय कारक में कौन कौन से कारक सकारात्मक होते हैं, कौन कौन से नकारात्मक होते हैं। जो सकारात्मक होते हैं उन कारणों को, उन कारकों को बच्चों के समक्ष रखना चाहिए या उन कारकों को लाना चाहिए अगर नहीं है कक्षा में, और जो नकारात्मक कारक है उनको कक्षा से हटाना चाहिए ताकि उन बच्चों का सही मार्गदर्शन हो पाए, सही तरीके से डेवलपमेंट हो पाए। इसके लिए आप बाल मनोविज्ञान को डिटेल में पढ़ते हैं और आपने अभी तक जो भी पढ़ा है और अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप बच्चों को समझ पाए, उनकी आदतों को समझे और उनके व्यवहारों को सुधार करने में आप उनकी मदद कर पाए। इसीलिए एज अ टीचर आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें है स्टूडेंट्स, बाल मनोविज्ञान के जरिए बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के बारे में बताया जाता है। देखिए, बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के दौरान
चाइल्ड साइकोलॉजी के द्वारा जब आप बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं, यानी कि उनके पर्सनैलिटी का अध्ययन करते हैं, तो उनके पर्सनैलिटी के आधार पर आप बता सकते हैं कि वो भविष्य में अपने फ्यूचर में कहाँ पर जा सकते हैं, या किस बच्चे के अंदर किस प्रकार की काबिलियत है, उसको किस तरीके से मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है ताकि वो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलप हो सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं विराट कोहली को इस समय, ठीक है, इंडिया के कैप्टन है और टॉप मोस्ट प्लेयर में आते हैं, वर्ल्ड के अंदर उनका नाम है, हर फील्ड में वो ट्रॉफी जीतते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है स्टूडेंट्स? जब उनके टीचरों ने उनकी काबिलियत को देखा होगा, ठीक, जब उनके टीचर ने उनकी काबिलियत को देखा होगा कि इस बच्चे का एजुकेशन में उतना मन नहीं है जितना स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या उनके पेरेंट्स ने उनकी काबिलियत को देखा होगा, सही तरीके से उसको जज किया होगा, और आज आप देख सकते हैं कि विराट कोहली अपने फील्ड में कहाँ पर है, अपने क्षेत्र में वो चरम सीमा पर है। इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए कि विराट कोहली को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, या तो उनके पेरेंट्स ने उनको मार्गदर्शन दिया होगा, या फिर उनके कोच ने, या फिर उनके स्कूल स्टाफ ने उनको हेल्प की होगी, उनकी काबिलियत को जांचा परखा और उसे सही मार्गदर्शन दिया होगा, तभी वो आज इस पोजीशन पर है जो वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी दुनिया के लोग उनको फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऐसी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, अब मान लीजिए कि अगर उनके टीचर विराट कोहली को इंजीनियर बनाते तो शायद वो इतनी उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाते जितना उन्होंने क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में कमाया है। तो इसका सीधा सीधा रीजन है कि आप चाइल्ड साइकोलॉजी को इसीलिए पढ़े, जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी में बालकों के व्यक्तित्व के बारे में स्टडी करते हैं, इसीलिए आपके सिलेबस में पर्सनैलिटी, बुद्धि, ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नता, समावेशी शिक्षा, ये सारे टॉपिक आप इसीलिए पढ़ते हैं। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद एज अ टीचर आप बच्चों के व्यक्तित्व को जान पाएंगे, उनको सही मार्गदर्शन दे पाएंगे, और जब आप उनको उचित मार्गदर्शन देंगे और वो अपने फील्ड में अच्छा करेंगे तो उस बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाएगा। यही सभी की रणनीति है। आपकी आयोग भी चाहती है कि आप इस तरीके के टीचर बने, एक आदर्श जो सही बच्चे के व्यक्तित्व को जाने, उसको समझे, उसको सही मार्गदर्शन प्रदान करे ताकि वो अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे स्टूडेंट्स। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से कारक उसको इफेक्ट करते हैं, हम बाल विकास को प्रभावित करने वाले टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका शिक्षा से क्या लेना देना है, इसका शैक्षिक महत्व क्या है, और इससे रिलेटेड हमें इसका उपयोग कहां पर करना है, इसका महत्व कितना है, और बाल विकास से रिलेटेड कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, सारी चीजों के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की है। और इसके बाद ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम इस पर बेस्ड, इस पर आधारित जो प्रश्न है उनको मैं लेकर आऊंगा आपके सामने और आपको रियलाइज कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के प्रश्न आपके आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, किस तरीके से प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं और बन सकते हैं, और उन प्रश्नों के सही ऑप्शन तक आप किस तरीके से पहुंचेंगे, वो सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए लाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।